हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूवी दी ममी को, जो कि एक हॉरर एक्शन एडवेंचर मूवी है। वैसे तो दी ममी की बहुत सी सीक्वेंस अवेलेबल है, बट आज मैं जिसे एक्सप्लेन करूंगा ये सबसे बेस्ट है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ब्रिंग योर स्नैक्स टुगेदर एंड लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मजा बहुत आने वाला है। तो मूवी की शुरुआत में हमें फिरौन की सातिर और खूबसूरत बेटी एमनेट को दिखाया जाता है, जो इजिप्ट की गद्दी की इकलौती वारिस और होने वाली रानी थी। लेकिन फिर फिरौन का एक बेटा पैदा हुआ, जिसके बाद एमनेट ये समझ गई कि इजिप्ट के गद्दी पर अब उसका भाई राज्य करेगा, और फिर उसने अपने हक को छीनने के लिए बुराई का रास्ता चुना और मौत के देवता सेट के साथ समझौता कर लिया। उसने ये समझौता किया कि अगर उसने मौत के देवता को दुनिया में लाया तो वो उसे काली शक्तियों की रानी बना देगा और वो दोनों मिलकर इंसानी सभ्यता से बदला लेंगे। एमनेट ने अपने बाप और भाई का सेट के खंजर से कत्ल कर दिया और वो अंधेरे के देवता सेट को अपने सबसे खास आदमी की बलि देकर उसके शरीर में जिंदा करने वाली थी। लेकिन तभी उसे पकड़ लिया गया और सजा के तौर पर उसे जिंदा एक ताबूत में मम्मी बनाकर बंद कर दिया गया और उसके शरीर को हमेशा हमेशा के लिए इजिप्ट से बहुत दूर एक गुफा में ले जाकर बंद कर दिया गया। अब हमें इंग्लैंड में 1761 एडी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग एक बूढ़े पुजारी की मम्मी के साथ साथ एक रेड स्टोन को भी ताबूत में बंद कर देते हैं। अब ये कहानी पहुंच जाती है प्रेजेंट के डे में, जहां मेट्रो के काम के दौरान खुदाई में एक बहुत बड़ा मकबरा दिखाई देता है, जहां बहुत सी मम्मी रखी हुई थी। तभी वहां एक आदमी आता है और उस पूरे जगह को अपने कंट्रोल में ले लेता है। इधर दूसरी तरफ हमें इराक में निक और उसके दोस्त वेल को दिखाया जाता है, जो काम तो अमेरिका के खुफिया एजेंसी के लिए करते थे, लेकिन उसके साथ साथ वो दोनों वहाँ पुरानी मूर्तियाँ और खजाने की तलाश भी कर रहे थे, ताकि वो मेसोपोटामिया के पुराने ऐतिहासिक चीजों को ढूंढकर उसकी काला बाजारी कर सके। वो दोनों एक मैप के थ्रू एक बहुत बड़े खजाने की तलाश में थे, लेकिन तभी वो दोनों वहां आतंकवादियों की नजर में आ जाते हैं, जो उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वेल हवाई हमले की मदद मांगता है और तभी वहां अमेरिकी सेना उन आतंकवादियों के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन हमले की वजह से वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, जिसके नीचे एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई देने लगती है। तभी वहां कर्नल आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम बेवकूफ अपने काला बाजारी वाले हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे। कर्नल के साथ साथ जेनी भी वहां आई थी, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थी। जेनी कर्नल को बताती है कि 3 रात पहले ये कमीना मेरे साथ अपनी रातें रंगीन करके मेरा नक्शा चुराकर भाग गया था। जिसके बाद कर्नल जेनी के साथ साथ निक और वेल को भी वहां नीचे उस गुफा में भेज देते हैं। वो लोग देखते हैं कि उस गुफा के छत से बहुत सारा मरकरी टपक रहा था। जेनी उन्हें बताती है कि प्राचीन इजिप्शियन मानते थे कि पारा दुष्ट आत्मा को कमजोर कर देता है। वो लोग जब गुफा के अंदर आगे जाते हैं तो उन्हें पारे के पूल के अंदर कुछ दिखाई देता है, जो पूल के अंदर से किसी चीज को बाहर आने से रोक रही थी। फिर निक के फायर करने पर वहां पूल के अंदर से एक बहुत बड़ा ताबूत निकलकर सामने आता है और ताबूत के बाहर आते ही वहां बहुत सारी मकड़ियां भी आ जाती है, जिनमें से एक मकड़ी वेल को काट भी लेती है। लेकिन उनके फायर करने पर वो सारी मकड़ियां वहां से भाग जाती है। निक जब उस ताबूत को देख रहा था तो उसे कुछ विजन दिखाई देने लगती है। वो एमनेट को देखता है और वो उससे कहती है, तुम मेरे हो, मुझे यहाँ से निकाल लो। फिर जेनी कर्नल से कहकर उस ताबूत को अपने साथ लेकर चली जाती है। कर्नल ताबूत को हेलीकॉप्टर के थ्रू उड़ाकर अपने बेस पर लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान भी आ जाता है। पर वक्त रहते वो सारे लोग अपने कार्गो प्लेन से उस जगह से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बट वेल प्लेन में कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहा था और जेनी प्लेन में ही उस ताबूत पर रिसर्च करना शुरू कर देती है। वो निक से कहती है, तुम सोच भी नहीं सकते कि काले बाजार में इसकी कितनी कीमत होगी। मैंने इसके पीछे 5 साल मेहनत किया है और कमीने तुम मुझे इससे चुराना चाहते थे। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वेल पूरी तरह से पोजेस हो गया है और वो ताबूत में लगी रस्सी को काट रहा था। जब कर्नल उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें जान से मार देता है और बाकी के सोल्जर्स के रोकने पर वो उनके ऊपर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन निक वेल को शूट करके मार देता है, जिसके बाद बहुत से कौवे उनके प्लेन से आकर टकराने लगते हैं, जिससे कि प्लेन
का इंजन खराब हो जाता है और प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगती है। निक किसी तरह जेनी को एक पैरासूट पहनाकर नीचे कूदा देता है और पूरी की पूरी प्लेन क्रैश होने की वजह से सारे लोग मारे जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निक अभी भी जिंदा है, लेकिन उसे डॉक्टर ने मुर्दा घर में बिना कपड़ों के बंद करके रखा है। और तभी जेनी और उसके साथ डॉक्टर वहां पहुंचते हैं तो वो निक को जिंदा बिना कपड़ों के देखकर घबरा जाते हैं। इधर कुछ ऑफिसर हवाई जहाज के मलबों में से उस ताबूत को ढूंढ रहे थे, लेकिन एक ऑफिसर जैसे ही एमनेट को देखता है वो उसे किस करके उसके सारे एनर्जी को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेती है और उसका सड़ा हुआ शरीर ठीक होने लगता है। वो जितने लोगों को किस करती है वो सब उनके गुलाम बनते चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ रिक और जेनी बार में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जेनी निक से पूछती है कि तुम इतने बड़े हादसे में जिंदा कैसे बच गए और तुम्हारे शरीर पर एक खरोच तक नहीं आई। निक देखता है कि वेल उसे बार बार इशारे कर रहा था जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा था। जेनी निक से कहती है कि मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के लिए काम कर रही हूँ और मुझे मौत के देवता सेट के खंजर की तलाश है जिसे उन्होंने इजिप्ट के होने वाली रानी एमनेट को दिया था। वो खंजर बहुत ही शक्तिशाली है जिसके पीछे एक स्टोन लगा है और उस स्टोन को खंजर से अलग करके एक पुजारी के साथ कहीं दफन कर दिया गया था और वो खंजर कहीं और गायब हो गया। इधर वेल के लगातार इशारे करने पर निक उससे मिलने चला जाता है। वेल कहता है निक तुमने मुझ पर गोली चलाई अपने दोस्त पर। वेल उसे बताता है कि हम दोनों श्रापित हैं और बचने का बस एक ही रास्ता बचा है कि तुम उसकी बातों को मान लो। निक उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन जब वो उसे बताता है कि तुम आखिर इतने बड़े हादसे में जिंदा कैसे बच गए तो वो भी बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर निक जेनी के साथ वहाँ से जाने लगता है तो उसे कुछ विजन दिखाई देने लगती है और वो जेनी से कहता है कि चलो तुम्हारे 5 साल के मेहनत को देखने का वक्त आ गया है। वो दोनों हादसे वाली जगह पर एमनेट की मम्मी को देखने जाते हैं। जेनी कहती है कि ये तुम कहाँ आ गए, हादसे की जगह तो ऊपर है। वो दूसरी तरफ चली जाती है, लेकिन एमनेट निक को टेलीपोर्ट करके एक चर्च में ले आती है जहाँ एमनेट द्वारा श्रापित लोग निक को पकड़कर उसे लिटा देते हैं। एमनेट उसे चेक करती है और कहती है मौत के देवता आपका स्वागत है और फिर सामने लगे एक स्टैचू को तोड़कर उसके अंदर से सेट के खंजर को निकालती है। लेकिन वो जैसे ही उसे मारने वाली थी वो देखती है कि उस खंजर में वो स्टोन है ही नहीं। वो ये सब देखकर पागल हो जाती है और तभी जेनी वहाँ आती है और फिर वो दोनों मिलकर वहाँ से भाग जाते हैं। निक अपने साथ साथ उस खंजर को भी लेकर भाग जाता है। जेनी कहती है कि इसका मतलब कि उसने तुम्हें उस चर्च में बुलाया और हो ना हो उसी ने प्लेन को क्रैश करवा के तुम्हारी जान बचाई ताकि वो तुम्हारे जरिए सेट को जिंदा कर सके, लेकिन बिना स्टोन के ये खंजर काम नहीं कर सकता। निक कहता है कि लेकिन उस चर्च में मैं खुद गया, मैं उसकी लाश देखना चाहता था, उसने मुझे नहीं बुलाया बल्कि मैं खुद वहां गया। जिसके बाद जेनी उसे कहती है कि निक वो तुम्हारे दिमाग के अंदर है। निक उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन फिर वो देखता है कि वो जहां से भागा था वो वापस से गाड़ी को वहीं ले आया और फिर एमनेट के सेना उन लोगों पर हमला कर देते हैं। वो लोग उनसे बचकर भाग रहे थे तो उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होते ही एमनेट वहां पहुंच जाती है और जेनी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी कुछ लोग एमनेट के साथ साथ सारे लोगों को बेहोश करके लंदन लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निक को वो लोग डॉक्टर हेनरी के पास लेकर जाते हैं जो कि एक बहुत ही रेयर किस्म की बीमारी से पीड़ित थे जो उसे बार बार एक खूंखार दानव में बदल देता था और वो उससे बचने के लिए खुद के अंदर एक इंजेक्शन इंजेक्ट करते थे। फिर डॉक्टर हेनरी निक को एमनेट के पास लेकर जाते हैं जहां उसने एमनेट को जंजीरों से बांधकर उसे कैद किया हुआ था। तभी वहां जेनी भी आ जाती है और डॉक्टर निक को बताते हैं कि जेनी मेरे लिए काम करती है और फिर डॉक्टर कहते हैं कि अब हम एमनेट के शरीर में पारा डालेंगे और जब उसका शरीर ठंडा पड़ जाएगा तो उसे काट के उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। निक कहता है लेकिन मेरा क्या होगा, मेरा शराब कैसे खत्म होगा? जिस पर एमनेट कहती है कि तुम अब ठीक नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हें मैंने चुना है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें अमर बना दूंगी और तुम्हारे पास इतनी शक्तियां आ जाएंगी कि तुम भगवान कहलाओगे। वो उसे बहकाने की बहुत कोशिश करती है ताकि निक उसे आजाद कर दे। तभी डॉक्टर हेनरी उसके अंदर पारा इंजेक्ट करना शुरू कर देते हैं और वो दर्द से बहुत चिल्लाती है। निक उन्हें ये सब बंद करने को कहता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर हेनरी के आदमियों को इंग्लैंड में उस बूढ़े पुजारी के कॉफिन के साथ साथ उस खंजर के पीछे का स्टोन भी मिल जाता है। उस स्टोन के मिलते ही ये खबर पूरी दुनिया के साथ साथ एमनेट तक भी पहुंच जाती है। इधर डॉक्टर हेनरी निक से बातें कर रहा था
था। और दूसरी तरफ एमनेट अपने जादुई मंत्र के इस्तेमाल से एक मकड़ी को उसके पास भेजती है जो उसके शरीर के अंदर पारे को इंजेक्ट कर रहा था और वो उसे मकड़े के जरिए पोजेस कर लेती है। डॉक्टर हेनरी निक से कहते हैं कि तुम्हें शराब से मुक्त नहीं किया जा सकता, तुम्हें इजिप्शियन ने जिस काम के लिए बरसों पहले चुना था वही तुम्हारी तकदीर है। जिसके बाद जेनी वहां आकर डॉक्टर के ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है तो क्या अब तुम उस खंजर से निक का कत्ल करोगे? तो डॉक्टर कहते हैं यही नियति है। जिसके बाद निक डॉक्टर के साथ बहस करने लगता है और तभी डॉक्टर के अंदर कैद खूंखार जानवर बाहर आने लगता है। डॉक्टर उन सबको वहां से भागने को कहते हैं। डॉक्टर का असिस्टेंट और जेनी वहां से भाग जाते हैं लेकिन निक वहीं फंस जाता है। जिसके बाद डॉक्टर निक की खूब धुलाई करते हैं बट एट द एंड निक जैसे तैसे डॉक्टर के शरीर में उस इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देता है और वो डॉक्टर नॉर्मल हो जाते हैं। डॉक्टर के नॉर्मल होते ही जब जेनी निक से मिलती है तो वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि खंजर के पीछे का स्टोन कहाँ है, मेरे साथ चलो, हम स्टोन को तोड़ देंगे, ना रहेगा स्टोन, ना रहेगी एमनेट और ना रहेगा कोई शराब। इधर दूसरी तरफ एमनेट भी अपनी मकड़ी द्वारा पोजेस किए हुए आदमी से अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी और एट द एंड वो खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाती है। और फिर वो अपने जादू से पूरे मिस्र की रेत को आदेश देती है कि मेरे लिए रास्ता बनाओ और मेरे चुने हुए को मेरे सामने लाओ। जिसके बाद वहाँ मौजूद सारी चीजें तेजी से रेत में बदलने लगती है। आसपास के सारे बिल्डिंग्स में लगे कांच टूटने लगती है और रेत की बहुत बड़ी तूफान आ जाती है। एमनेट अपने ताकत से पूरे शहर को तबाह कर रही थी और तभी निक को वेल दिखाई देता है। वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि स्टोन कहाँ है, मेरे साथ चलो। वेल उसे अपने साथ उस सुरंग में लेकर जाता है जिसके खुदाई में वो पुजारी का मकबरा मिला था। वेल उससे कहता है कि मैं तुम्हें स्टोन के पास लेकर जाऊंगा और तुम्हें एमनेट को सौंप दूंगा और फिर मैं आजाद। एमनेट अपने जादू से उस मकबरे में पड़े अपने सारे सिपाहियों को जिंदा कर देती है। उस मकबरे में से निकलते एमनेट के सिपाही वहाँ मकबरे में काम कर रहे सारे वर्कर्स को मार देते हैं और फिर वो मकबरे के दरवाजे को खोलकर एमनेट का स्वागत करते हैं। और आखिरकार एमनेट को वो स्टोन मिल ही जाता है और वो स्टोन को खंजर से अटैच कर देती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमनेट के सोल्जर जेनी और निक पर भी हमला कर देते हैं। वो लोग किसी तरह से वहाँ से भाग निकलते हैं लेकिन एमनेट जेनी को किडनैप करके उसके जरिए निक को अपने पास बुला लेती है। निक जब मकबरे में जेनी के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि जेनी मर चुकी है। वो गुस्से में आकर एमनेट पर हमला कर देता है लेकिन वो एमनेट के सामने टिक नहीं पाता और वो उसकी खूब धुलाई करती है। लेकिन बातों बातों में वो एमनेट के करीब जाता है और उसके हाथों से खंजर को छीनकर उसे तोड़ने लगता है। जिसके बाद एमनेट उससे कहती है ऐसा मत करो, तुम एक जिंदा देवता बन सकते हो, तुम्हारे पास मौत को काबू में करने की ताकत होगी। वो उससे कहती है कि जाने मन खंजर को मुझे दे दो लेकिन निक उस खंजर से खुद को ही मार लेता है। जिसके बाद मौत के देवता सेट की आत्मा निक के जरिए जिंदा हो जाती है। फिर निक एमनेट के करीब जाता है तो उसकी नजर जेनी पर भी पड़ती है। जिसके बाद वो एमनेट को किस करके उसे कमजोर कर देता है क्योंकि मौत के देवता सेट के आगे एमनेट की ताकत कुछ नहीं थी। फिर निक जेनी को भी अपनी ताकत से जिंदा कर देता है और डॉक्टर हेनरी के वहाँ आते ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। दोस्तों, निक ने सेट के आत्मा को अपने अंदर कैद करके उसे अपना गुलाम बना लिया था जिससे कि उसने जेनी के साथ साथ अपने दोस्त वेल को भी जिंदा कर दिया। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि डॉक्टर हेनरी और जेनी मिलकर एमनेट के शरीर को ताबूत में डालकर उसमें पारा भर देते हैं और डॉक्टर हेनरी जेनी से कहते हैं कि वो उसे वापस जरूर बुलाएगी लेकिन ये निक पर डिपेंड करता है कि वो अपने अंदर के राक्षस को किस हद तक कंट्रोल करके रख सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म।